हेलो हेलो। चलो देखो, पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? द्वीपीय क्षेत्र खत्म है ना भाई। देखो, हमारे भारत के प्राकृतिक विभाजन में भारत का प्राकृतिक विभाजन भारत का प्राकृतिक विभाजन हमारा 5 से 6 या 4 से 5 हम लोग पढ़े थे भाई, है ना? याद आ रहा है? 5 से 6, जिसमें से पहला आप लोग का क्या था? उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र। हमारे भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? आ? कौन सा है? क्या? हिमालय पर्वत नहीं, वो नहीं है। माउंट एवरेस्ट वो भी है। वो बृहद हिमालय किससे नहीं? उत्तरी पर्वत क्षेत्र पूरे विश्व का है, ठीक है, जो कि हमारे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है। मैं क्वेश्चन पूछा, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो आप लोग का हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। बृहद हिमालय का पूछू तब होगा आप लोगों का K2 गार्डविन। समझ आ रहा है ना? क्वेश्चन को मस्त पढ़ना। उसके बाद दूसरा हो जाएगा हमारा जी, दूसरा क्या था आप लोगों का? भारत का विशाल मैदान। भारत का विशाल मैदान। और तीसरा था आप लोगों का प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार। बताओ, हमारे भारत के प्रायद्वीपीय पठार में द्वीपीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। द्वीपीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? लखन से रामचंद्र की जय, सैडल पिक। ठीक, कितना बताया था? 732। ठीक है, किसी में 38 रहेगा, किसी में 37 रहेगा। प्रायद्वीपीय पठार, वेरी गुड। उसके बाद आप लोगों का चौथा हम लोग देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार में आप लोग का तटीय एवं मरुस्थली बोल सकते हो, ठीक है, तटीय एवं मरुस्थली क्षेत्र कर सकते हो, है ना भाई? और हमारा आप लोग का जैसे कि तटीय क्षेत्र अभी आज बात करेंगे, तो याद करो हमारे भारत में आप लोग का 9 तटीय राज्य याद आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक, अलग अलग करेंगे तो 5 हो जाएगा, है ना? देखो, तो हमारा जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र क्लियर हो गया, भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। अब आप लोग का प्रायद्वीपीय बोलो, द्वीपीय एवं मरुस्थलीय भी बोल सकते हो ना। चलो ऐसा करते हैं, द्वीपीय एवं तटीय, और लास्ट आप लोग का मरुस्थलीय, ऐसा, ठीक है, डेजर्ट एरिया। अब ये जो द्वीपीय क्षेत्र हम लोग कवर किए पिछले क्लास में, अब बात करेंगे हम लोग तटीय राज्यों की। तो हम लोग तटीय राज्य याद आ रहा है, क्लियर कर दिए थे। किसको याद नहीं है? याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है? कैसे दीदी याद आते थे? त्र्यंबकेश्वरी नहीं याद आते न कहते, तो बड़ा बना के लावे तो। हाँ, देखो 2 मिनट रिवाइज करते हैं। तो हम लोग भारत के तटीय क्षेत्र की बात करेंगे, तो आप लोग का 9 तटीय राज्यों के बारे में अध्ययन किए थे। पूर्व में 4 तटीय राज्य और पश्चिम में 5 तटीय राज्य, कुल मिला के 9 तटीय राज्य, जिसमें से हमारा 5 आप लोग का जो हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5,
4 में हमारा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 4 इस प्रकार से 9 तटीय राज्य के बारे में पढ़े थे। तटीय राज्य के साथ साथ हम लोग सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाला 1214 करके बताए थे, आ रहा है 1214.70 वर्ग किलो लंबाई किलोमीटर में। इसके बाद सबसे कम 155, 153 ऐसे बताए थे, 151 है ना गोवा का, तो सबसे ज्यादा सबसे कम। फिर सबसे क्रम बताया था 973, 906 आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। याद आ रहा है कि नहीं? नहीं याद आ रहा है, 2 चालों को छोड़ करके, 2 चालों को छोड़ करके, है ना जी। फिर 973, 906, 669। चलो खैर उसको छोड़ो, आप लोग रिवाइज करना। हो गया। तो सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला कौन सा था हमारा? गुजरात। सबसे कम वाला था गोवा। ठीक है, 151 किलोमीटर के साथ, और ये 1214.70 किलोमीटर ऐसा था। अब इसमें हमें सबका नाम याद रखना था। ठीक है, गुजरात में याद आ रहा होगा काठियावाड़ और ओखा। ओखा और काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है गुजरात के तट को। हमारे महाराष्ट्र और गोवा के बीच को हम लोग कोंकणी भाषा बोली जाती है। गोवा में तो कोंकणी या कोंकण तट है ना भाई। इसके बाद आप लोग का गोवा और कर्नाटक, कर्नाटक में कन्नड़ है ना, तो कोनार तट, कोनार तट। फिर आप लोग का हमारा केरल में मालाबार। फिर वेस्ट बंगाल में आप लोग का वेगी, वेगी और दीघा। फिर हमारा उड़ीसा में याद करो उत्कल एक्सप्रेस चलती है, तो उत्कल हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में 2 बताया था, उत्तरी सीमा और रॉयल सीमा। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। ये क्लियर कर दिया था हम लोग, तटीय क्षेत्र को पूरा पढ़ लिए थे। तटीय क्षेत्र हमारा लगभग आप लोग का देखा जाए तो 7,516.50 ऐसे करके टोटल इसका क्षेत्रफल में भी फैला हुआ था। मुख्य भूमि से 6,100 याद आ रहा है, जिसका नया तटीय क्षेत्र आ गया है आप लोग का 11,098 किलोमीटर सब हो गया है। तो ये तटीय क्षेत्र हमारा लगभग आप लोगों का कंप्लीट है भैया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों का मरुस्थलीय क्षेत्र। आज हमारा ये लास्ट क्लास रहेगा भारत के प्राकृतिक विभाजन का। ठीक है, फिर स्पेशल आप लोग का मैं एमसीक्यू लूंगा 40 से 50 का बढ़िया से, जो अभी तक जितना पढ़ाया हूं फिर से। एक बार हो चुका है जितना हम लोग पढ़े थे, एक बार फिर से लेंगे स्पेशल वाला, ज्यादा से ज्यादा आप लोग का यूपीएससी पैटर्न में पूरा कूट के माध्यम से। ठीक है, अच्छे से बनाना। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेजर्ट क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। देखो ये हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र, ये टोटल आप लोग का क्या हो जाएगा, पूरा कुल डेजर्ट एरिया ऑफ इंडिया। अब बात करेंगे हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र। तो मरुस्थलीय क्षेत्र क्या हमारे भारत में एक ही जगह नहीं है। ठीक है जी, भारत में हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र, भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र जो डेजर्ट एरिया है हमारे भारत में, ये मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में मिलेगा जी। हमारे भारत में, भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र 3 क्षेत्रों में मिलेगा। वो 3 क्षेत्र है आप लोगों का, सबसे पहले याद रखना लद्दाख एरिया, पहले याद रखोगे लद्दाख एरिया, लद्दाख मरुस्थलीय क्षेत्र, पहला लद्दाख मरुस्थलीय क्षेत्र। दूसरी बात याद रखना है हमारा थार का मरुस्थल राजस्थान।
राजस्थान में। फिर आप लोग को याद रखना है तीसरा, गुजरात के कच्छ करण का रेगिस्तान या मरुस्थल। तो कच्छ करण का मरुस्थल। ये इस प्रकार हमारे भारत में बड़े बड़े 3 मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक एरिया आप लोग का सूखा और सबसे गर्मी और सबसे शुष्क और सबसे ज्यादा आप लोग का बड़ा एरिया हमारा राजस्थान में थार का मरुस्थल है। ठीक है जी, थार का मरुस्थल। तो ये जो हमारा राजस्थान एरिया में दिखाई दे रही है थार का मरुस्थल है। अब हमें क्या क्या बातें सीखना है मरुस्थल के बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, सबसे पहले जानना है कि ये मरुस्थल होता क्या है। ठीक है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, कौन से राज्य में इसका ज्यादा विस्तार है। ठीक है, यहां पर इसका जो तापमान होता है कितना होता है, और यहां पर सघन आबादी कितना है, जनसंख्या कितना है, मतलब जनसंख्या ज्यादा कहां रहते हैं, कौन से मरुस्थल में रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर। ठीक है, और इस मरुस्थल के अंतर्गत में कौन सी नदी बहती है, कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, यह सबको पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ के ज्यादा खास करके वनस्पति को पूछा जाता है, वनस्पति को यहाँ का थार के मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति होती है करके। ठीक है, तो याद रखना उसको भी, है ना, सबको देखूंगा भी, मतलब बताऊंगा। तो याद रखना सबसे पहले क्या है, देखते हैं कि व्हाट इज डेजर्ट, मरुस्थली क्या है। तो मरुस्थल के हम लोग बात करेंगे तो ये मरु प्लस स्थल 2 भागों से बना हुआ है ना। मरु का तात्पर्य होता है मरे हुए चीज, दोबारा फिर से उपज नहीं हो पाना। ठीक है जी, मरुस्थल कहलाता है। वहां पर ऐसे जीव जंतु वनस्पतियां किसी प्रकार के वहां पर दोबारा ठीक से उपज नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता, ऐसे स्थलों को हम लोग मरुस्थल कहते हैं। अगर छोटा सा पौधा उगेगा, ज्यादा धूप होगा, ज्यादा गर्मी की वजह से मर जाएगा, मर गया तो मर गया से मरु। और कहां पर मरा, स्थल पर, तो मरु स्थल। ठीक है, याद रखना है मरुस्थल। उसके बाद मरुस्थल में हमारा देखा जाए तो मुख्य इसका हम लोग अगर आधिकारिक परिभाषा देखें तो मरुस्थलीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर अधिक धूप और कम वर्षा, आप लोग का 25 सेंटीमीटर के अंतर्गत 25 सेंटीमीटर तक के यहाँ का बारिश होती है। 25 सेंटीमीटर मतलब बहुत कम वर्षा। ज्यादा धूप एवं कम वर्षा के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, मरुस्थलीय कहते हैं, जहां पर अधिकतर आप लोग का रेतीले स्थान होते हैं, रेतीले स्थान। ठीक है जी, याद रखना। इसका विस्तार हमारा देखा जाए तो उत्तर में आप लोग का देखा जाए तो उत्तर में पंजाब मिलेगा। ठीक है, उसके उत्तर आप लोग का पूर्व तरफ मिलेगा हरियाणा, फिर नीचे में आप लोग का गुजरात है कच्छ करण, और पूर्व तरफ अरावली पर्वत मिलेगा, देखेंगे अभी। फिर ये हमारा ज्यादा से ज्यादा कौन से राज्य में स्थित है करके पूछा जाता है तो राजस्थान में। तापमान कितना रहता है यहाँ करके पूछा जाता है तो 45 से 50 डिग्री तक यहाँ का तापमान रहता है। ठीक है, जनसंख्या यहाँ पर पूछा जाएगा पूरे भारत में ऐसा कौन सा मरुस्थल है जहां पर सबसे ज्यादा सघन आबादी है करके पूछा जाता है। सघन आबादी, मरुस्थल होने के कारण भी सबसे ज्यादा सघन आबादी है, ये हमारे राजस्थान के थार के मरुस्थल क्षेत्र में, अजमेर क्षेत्र। ठीक है, तो इस सभी पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे, जिसमें का पहले हम लोग देख लेते हैं पहले मैप में इसका विस्तार कहां से कहां तक कैसे है, उसके बाद मैं पूरा डिटेल आप लोग को लिखवा दूंगा। ठीक है, पहले समझ लो अच्छे से। देखो, ये जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है ये हमारे 2 देशों में विस्तार है इसका, 2 देशों में, याद रखना, पाकिस्तान और भारत। तो भारत में कितना प्रतिशत, तो भारत में हमारा 80%, भारत में 80%, और आप लोग का इसको इसमें 80 से 85 भी लिखाता है। ठीक है, 80 से 85 भी रहता है, और यहाँ लगभग आप लोग का 20%। ठीक है, ये 80% में अगर हम लोग इसको 80% को 100% माने तो राजस्थान में अकेला यह 100 मतलब अकेला, अगर 80 को हम लोग 100% माने
80 को 100% माने तो केवल राजस्थान में 80%, केवल राजस्थान में। इस 80 का 80 निकालोगे तो लगभग आप लोग का 60% आएगा, जिसको हम लोग 60 से 80% तक राजस्थान में फैला है। जो उत्तर में हरियाणा, पंजाब और गुजरात क्षेत्र में केवल आप लोग का 15%, 15 से 20%। ठीक है, प्रतिशत को पूछा जाता है, सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा थार का मरुस्थल कौन सा राज्य में, प्रतिशत को सबको पता है राजस्थान में थार का मरुस्थल सब लगाएगा, लेकिन प्रतिशत को पूछा जाता है। तो याद रखना 60 से 80, और राजस्थान के लिए प्रॉपर 60%, प्रॉपर राजस्थान के लिए। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे इसका विस्तार। अगर देखें ये उत्तर में मिलेगा, जैसे देखो ये हमारा पंजाब है, ठीक है, पंजाब, और हरियाणा आप लोगों को मिल जाएगा, हरियाणा क्षेत्र, ये हमारे गुजरात, और ये राजस्थान ही है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र आप लोग का अरावली पर्वत। ठीक है, तो उत्तर में आप लोग को याद रखना है, उत्तर में है पंजाब, और उत्तर पूर्व क्षेत्र में आप लोग को हरियाणा मिल जाएगा। ठीक है, दक्षिण में मिल जाएगा गुजरात का कच्छ करण, गुजरात का कच्छ करण, जो कि आप लोग का ये खारा वाला मरुस्थली है, खारा वाला। ठीक है, इसमें नमक बनता है। अरावली पर्वत हमारा ये अजमेर क्षेत्र में पूरा ज्यादा विस्तार है। ठीक है, और पश्चिम में हमारा देखा जाए तो ये पाकिस्तान एरिया, जिसको चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, चोलिस्तान। ठीक है, याद रखना। अब इसमें हम लोग बात करेंगे नदी, नदी। ठीक है, नदी के विस्तार को देखोगे तो कौन से, इसके ऊपर में कौन सी नदी बहती करके पूछा जाता है, तो ये कौन सी नदी हो सकती है, सिंधु नदी। याद रखना है, ये है आप लोगों का जी सिंधु नदी, सिंधु नदी। ठीक है, इसके आप लोग का उत्तर बोले चाहे आप लोग का ये हमारे पश्चिमी क्षेत्र बोले, पूरा यह घिरा हुआ है हमारे सिंधु नदी से। ठीक है, सिंधु नदी से घिरा हुआ है। अब इसमें बात करेंगे हमारा प्रतिशत, आप लोग को पता चल गया कितना तापमान है, 45 से 50 है ना, 45 से 50। यहां मुख्य जीव आप लोग का याद रखना, थार के मरुस्थल में ऊंट, हाँ ऊंट, ऊंट है ना, ऊंट को रेगिस्तान का घोड़ा का, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, घोड़ा का दे है ना। तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, ऊंट को, और ऊंट के रुई से ही वहां ऊन बनाया जाता है, ऊन। ठीक है, सांभर झील हमारे थार के मरुस्थल के अंतर्गत ही आता है, सांभर झील। ठीक है जी, सांभर झील याद रखना, सांभर झील इसी के अंतर्गत में आएगा, सांभर झील, जो कि यह अभी बहुत खारा पानी का झील है ना। ये हमारे गुजरात के उत्तरी क्षेत्र, जो कि यह अंतःस्थलीय है, अंतःस्थलीय है, जबकि हमारे भारत में सबसे ज्यादा खारा पानी मतलब पूछा जाएगा तो उड़ीसा मिलेगा, चिल्का झील। चिल्का झील हमारे भारत का सबसे ज्यादा आप लोग का क्या है, खारे पानी का झील है। जबकि हमारा खारा पानी तो सांभर झील भी है, ये अंतःस्थलीय खारे पानी का झील है, जो कि हमारे जमीनी क्षेत्र के नीचे में बना हुआ। झील समझते हो ना, झील, झील क्या समझते हो झील से, रुक जाए, आप क्या समझते हो झील, ऐसा थोड़ा पहाड़ से गिरते वाला, आप क्या समझ रहे हो बताओ, पहाड़ से गिर के झील है, वही झील है। ठीक, हाँ ऐसा नहीं है, बता रहा हूं आपको। झील जो है भूकंपी होता है, भूकंप वाला झील होता है। ठीक है, अचानक आप लोग का बारिश की वजह से झील हो जाता है, ज्यादा बारिश और ज्यादा बाढ़ आने से वहां के खोद देने से झील बन जाता है। झील का तात्पर्य है ननकी तालाब, छोटा सा तालाब, जहां पर कुछ नहाने धोने के लिए काम नहीं आता, केवल जीव जंतु वहां पर मेंढक टेर टेर करेंगे, वही है, समझ रहे हो ना, वही है छोटा सा झील। तो छोटा छोटा जो आप लोग का जगह मिलेगा ना, अरे कतका सुंदर हो, देख तो दिखा था जहां पानी भरे लेकिन हाथ नहीं बने, गंदा है, ऐसे बोलते हैं ना, वही झील है। तालाब जहां पर लोगों का आना जाना, आवागमन, नहाना धोना रहता है, वो हमारा तालाब है, जिसको साफ सुथरा करवाया जाता है। झील को कोई साफ सुथरा नहीं करवाया जाता, प्राकृतिक झील भी बनती है और आप लोग का अलग से कृत्रिम झील भी होती है।
ठीक है ठीक है। तो यही है झील हमारा, ठीक है जी। झील मतलब वो मत समझना जैसे मैं बचपन में समझता था, झील का मतलब झरना वाटरफॉल। झरना वाटरफॉल झील में अंतर ही नहीं समझता था। फिर जैसे मछली पकड़ने गया तो मेरे बाबूजी बताया को वो झील का न जावे ना, तो झील में जावे बड़े बड़े मछली मिलते करें, तो समझ गया मैं वही झील है करके। आओ तो चलो, तो ये झील ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, बात नहीं करेंगे अब लिखेंगे सीधा। हेडिंग डालो आप लोग, थार मरुस्थली क्षेत्र, भारत में मरुस्थली क्षेत्र। वही बातें हैं जो सबको लिखेंगे जितने समझे हो। एक चीज और समझा देता हूं, रुको जरा सा, फिर उसके बाद लास्ट अंतिम। हमारे भारत में कितने प्रकार के झील है, मतलब कहां कहां क्षेत्र में झील है? 3 क्षेत्रों में, ठीक है ना। 3 क्षेत्रों में झील है। वो 3 क्षेत्र में पहला क्षेत्र हमारा हो गया आप लोग का लद्दाख, दूसरा क्षेत्र हो गया हमारा थार का मरुस्थलीय वाला, थार का मरुस्थलीय, और तीसरा गुजरात का आप लोग का कच्छ करण का। अब देखो इसमें आप लोग को एक चीज बता रहा हूं, ये जो 3 प्रकार के जो झीलें हैं, सॉरी मरुस्थल है, मरुस्थल जो झील झील हो गया पूरा। तो जो ये लद्दाख एरिया है, तो ये तो मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो सर यहाँ का मरुस्थल कैसा होगा? हाँ, थार का मरुस्थल कैसा होगा और कच्छ करण का मरुस्थल कैसा होगा? मरुस्थल का तात्पर्य रेत ज्यादा हो, रेत रेत, समझ रहे हो, रेत। अब लद्दाख क्षेत्र में याद रखना ठंडा मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल कहां है करके पूछा जाएगा तो याद रखना, हाँ, एक्सट्रीमली कूल डिजर्ट, एकदम ठंडा मरुस्थलीय। तो याद रखना ठंडा मरुस्थल कहां है करके पूछा तो लद्दाख एरिया पूरा हमारा ठंडा मरुस्थल है, वहां भी ठंडा की वजह से कुछ नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो ना, मरुस्थल है इसीलिए। और ये तो ठंडा हो गया। अब गर्म, ठीक है, ठंडा हम शुष्क भी बोल सकते हो ना इसको, हल्का शुष्क। हाँ, अब थार की बात करेंगे, थार हमारा ये शुष्क, गर्म, अति गर्म, गर्म और शुष्क दोनों, शुष्क मतलब हल्का सा नमी, और गर्म मतलब अधिक तेज। तो गर्म और शुष्क मरुस्थलीय, तो अधिक गर्म वाला हमारे, ज्यादा गर्म, अत्यधिक गर्म, अत्यधिक गर्म वाला हमारा मरुस्थल थार का मरुस्थल राजस्थान। और आधा गर्म आधा ठंडा दोनों मिलाकर के खारा, ठीक है, मतलब अर्ध शुष्क, अर्ध गर्मी, न तो ज्यादा ठंडा है न तो ज्यादा गर्म है। वहां पर आप लोग नमक निकालने भी जा सकते हो साल्सेट एरिया में। बताओ साल्सेट कहां बताया? महाराष्ट्र, समझ गए, ठीक है। महाराष्ट्र के ऊपरी क्षेत्र लगा है कच्छ करण, जहां से आप लोग को मिलेगा नमक, ठीक है जी, जहां से पेट्रोलियम, आलिया बेट, दुलिया बेट, थुलिया बेट, और आप लोग क्या बताया, याद आ रहा है कल का, ठीक है। तो कच्छ करण हमारा ये खारी, खारीय मरुस्थल है जी, खारीय मरुस्थल है, जो खारा पानी क्षेत्र रहेगा, ठीक है। ये तो सबसे ठंडा लद्दाख वाला एरिया का रहेगा, सबसे ज्यादा गर्म थार का मरुस्थल, और अर्ध, अर्ध गर्मी या अर्ध गर्म या अर्ध मरुस्थली बोल सकते हो, अर्ध ठंडा बोल सकते हो, या अर्ध गर्म बोलो, बीच का हिस्सा अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध गर्म, ठीक है। ये तो जिसमें का हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे थार का मरुस्थल, ठीक है, फिर इन दोनों को देखेंगे। चलो अब समझ मिल गया कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे का ऐसे भी डाउट रहता है कि सर नोट्स कैसे बनाएं, क्या लिखे, कैसे लिखे, समझ नहीं आता। बहुत सारे बच्चे के मन में ऐसे भी रहता है, जैसे पढ़ाता हूं वैसी चीज लिखना, और कंजूसी मत करना, पेज वेज के लिए गए रे, पेज में पूरा हो ठीक नहीं करके, समझ रहे हो, नहीं तो अब समझदार। चलो हेडिंग डालो भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, ठीक है। इंडियन डिजर्ट्स, रेगिस्तान का एक ऐसा क्षेत्र, रेगिस्तान का ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, जहां
वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण पौधे और जानवर, जिसके कारण जीव जंतु व पौधे, जीव जंतु व पौधे के विकास के लिए परिस्थितियां बहुत कठिन होती है। परिस्थितियां बहुत कठिन होती है। ठीक है, ये एक समझ है। इसका एक लाइन में परिभाषा लिखना चाहोगे, डेफिनेशन, तो लिख सकते हो, रेगिस्तान ऐसे शुष्क, शुष्क को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जी आप लोगों का एरिड, शुष्क और अर्ध शुष्क, शुष्क और अर्ध शुष्क, सेमी एरिड, क्षेत्र होते हैं। गहरे तुमन्ना ठीक खा था जाने ना, मीठा मीठा ला को बंटवा देवा या नाश्ता करवा देवा कम से कम। कैसे कमाल था, कैसे तबीयत खराब करा था। चॉकलेट देखे, रेगिस्तान ऐसे शुष्क मतलब सूखा एरिया और अर्ध शुष्क सेमी एरिड क्षेत्र होते हैं जहां पूरे साल में, जहां पूरे साल भर में, जो लाइन समझ नहीं आएगा पूछना, ठीक है, जहां पूरे साल भर में, साल भर में 25 सेंटीमीटर वर्षा, जिसको इंच में बोलोगे तो 10 इंच से वर्षा, 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, कम होती है, एकदम कम, रिमझिम रिमझिम हल्का, फिर वो भी खत्म हो जाएगा। हेलो हेलो, होगा इतना। अब लिख लो ना, त्र्यंबकेश्वरी नीच हो, नहीं बोलते ना ये बात, वेरी गुड, ये होना चाहिए। 1 मिनट कहानी सुनो आप इस लाइन से। मैं जहां पढ़ाने जाता हूं ना, सुनील आईएएस अकेडमी, वहां सीपत 90% बच्चे को समझ में नहीं आता, 90% बच्चे का समझ में, मेरा नहीं, जो और सर है, तो वो लोग सब मेरे पास शिकायत करते हैं, सर समझ हमें किसी के नहीं आता, लेकिन बोलते कोई और नहीं, तुम मरोगे मरोगे तुम लोग, समझ तुमको नहीं आता, बोलूंगा जाके मैं, तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते तो भुगतोगे। समझ रहे हो? 4 बच्चे उठकर खड़ा कर दिए, खड़ा हुए, सर हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, हम कैसे करें, चारों बच्चों को वहां से निकाल दिया गया। ठीक है, मैं 10 दिन की छुट्टी में था। फिर 4 बच्चे जो लोग एडमिशन और करवाए थे, 20 लोग, वो लोग, हम लोग भी नहीं रहे, वो भी चले गए, और ये बात को मुझे भनक तक नहीं लगा। फिर मेरे को कॉल किए, सर हम आपको देखकर एडमिशन लिए थे, और वहां जब हमें कुछ बातें समझ में ही नहीं आती तो कैसे करें बताइए, तो अब तो उल्टा हमें डांट फटकार के निकाल दिए सर। ओ माय गॉड, इतना बड़ा घटना, मेरे को पता ही नहीं। तो पैसा वापस हो गया? हाँ सर, आधा आधा पैसा को दिए हैं, हम लोग वहां आपको देखकर आए थे सर, हमें जीएस पढ़ना था आपसे, बहुत सारी बातें हुई। तो फिर ना सब बच्चे, अब मैं बोला खड़ा हो, किस किस को समझ में नहीं आता, तो सब खड़ा हो गए मेरे साथ, लेकिन डायरेक्टर आए, बताओ किसको समझ नहीं आता, कोई बच्चे खड़ा नहीं हुए। अब गलत कौन ठहरा वहां पर? मैं। ठीक है, तो फिर मैं जाकर डायरेक्टर सर को बोला, आप कैमरा देखिए। अब मुझे भी साबित करना पड़ेगा ना, सही कैमरा कैमरा देखे, ये सब जितने बच्चे खड़े हैं सर, पूरा पूरा समझ किसी को नहीं आता। मैं तो बोलते क्यों नहीं, मेरे को डरते हैं? डरते नहीं सर, आप भगाते हो सीधा, इसलिए आपसे बोलते नहीं। बच्चे के प्रॉब्लम का समाधान किया जाता है,
निकाला नहीं जाता। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व, बोलो उसको। इसके लिए आपको 3,000 और जमा करना पड़ेगा। ये कुर्सी जो है केवल पैसे से आ सकती है। ठीक है, तो आपका समाधान हो गया। 1,000 और जमा करना, आपके लिए व्हील चेयर लगाएंगे, यहां से यहां भी आ सकते हो, वहां जा भी सकते हो। कैसे यार, दिल समाधान हो गया ना। ठीक है, तो यही चीजें है जो मन में है ना। आपको यहां पर बैठे हो आप, हाँ आप यहां पर बैठे हो तो मान के 40 लोग बैठे हो, तो आप 39 लोग से मतलब मत रखो, क्योंकि 39 लोग आपके साथ एग्जाम दिलाने नहीं जाएंगे। आप एग्जाम दिलाने खुद को जाना है, एग्जाम के लिए आपको समझना खुद को है। आपके समझ में आ रही है तब आप एग्जाम के लिए क्रैक करोगे, और समझ में नहीं आया कैसे करोगे बताओ आप। ठीक है, समझ आ गया, हाँ यस सर यस सर यस सर, खुश सब खड़ा करा के पूछो। मैं 4 बच्चे वहां ऐसे रखा हूं जो सबसे एकदम वीक है, पूरा वीक, मैं उसी 4 लोग को समझाता हूं, उसी 4 लोग को, और वो 4 समझ गए तो बाकी और जो 60 लोग हैं ना, दाएं दाएं बोलते हैं, तो मुझे उन लोग से मतलब ही रहता जो होशियार है। मैं वही लोग को पकड़ता हूं जो एकदम कमजोर रहते, बाकी तो सब पकड़ लिए हो। वो लोग बोल दिए तो मतलब तुम लोग तो ऑटोमेटिक बोलोगे, समझ रहे हो। इसीलिए मैं अधिकतर उन सही बच्चों को नहीं खड़ा करवाता जो लोग जानते हैं, मैं उसको खड़ा करवाता हूं जो कभी भूल सकते हैं। फिर एक ऐसे बच्चे को खड़ा करवाता हूं जिसको याद पूरा, ताकि उसको बोले तो ताकि उसको सुनो सब लोग। और एक ऐसे को खड़ा करवाता हूं जो कम जान रहा हो, या तो वो याद हो लटपट करके सका हो। तो ऐसे चीजें बहुत है ना भाई। तो समस्या का समाधान किया जाता है, समस्या बढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, फिर मीटिंग हुई हम लोगों की। मीटिंग होने के बाद ऐसे तो आप लोग बहुत गलत काम किया हो, इससे बड़ा जिंदगी में लाइफ में मैं गलत काम नहीं देखा हूं। बोलो बच्चे को आप लोग यहाँ पढ़ाने के लिए बुलाया हो, तो निकालने के लिए नहीं। आप यहाँ स्ट्रिक्ट कर रहे हो तो वो स्ट्रिक्ट नहीं होता। हाँ ठीक है, जाना होता है, लेकिन 2 घंटे तक नहीं लगता। आप फ्रेश होकर मस्त आओ ना भाई। हाँ, आ सकते हो तो ऐसे हड़पड़ से उठ के जा नहीं सकते हो, हड़पड़ से आ नहीं सकते आप। प्रॉपर सर मुझे बाहर जाना बोल सकते हो, सब हम समझते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। हाँ सबकी बात है ना। तो प्रॉब्लम सब भाई, ये तो हम सब जानते हैं गा, कैसे नहीं जानेंगे इस चीज को। तो कौन लड़की लोग को कहां जाने के लिए बोला, मैं इधर जाने के लिए बोला। लड़के लोग को इधर ना, लड़की भी वहां गए या लड़के बाहर में वेट कर रहे हैं। ये गलत है कि सही, अब बताओ। आपको जाना है प्रॉपर जाओ, यहां पर खड़े रहो, यहां पर अगर इंतजार ही देखना है तो ठीक, दरवाजा में इंतजार करके देख रहे हो कब निकलेंगे। लड़कियां तुम लोग इधर जाओगे, लड़के इधर जाएंगे, ठीक है। और प्रॉपर मन है भाई तो जाओ, बोल के जाओ ना। मेरी बात समझ रहे हो। मैं आप लोग हर समस्या का समाधान कर सकता हूं, सबका निराकरण। 5 के आप लोग 7.5 मिनट लो, उस 7.5 मिनट में भी कुछ काम कर लूंगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो ये चीजें हैं, तो आपका सबका समस्या का समाधान है। डोंट वरी, आप लोग आ सकते हो, जा सकते हो, लेकिन कोशिश करो। अब क्लास छूटती है तो 5 मिनट रहता है, देखो तुरंत मैं आता हूँ क्या, कभी देखे हो? वो 5 मिनट आप लोग क्या करते हो, जाओ और आओ ना, वेट करते हो। समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो ना। है ना। वो एक ही, अब देखो आज ही लड़की गए थे, लड़के भी गए, देखे हो ना। तो वो होगा, इसीलिए है ये चीज को बोल रहा हूं मैं पहले। मैं जान रहा हूँ उस चीज को, लेट होगा, 3 लोग गए, हो गए 7 मिनट, तो सबको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना भाई। और मैं फिर वही बोलूंगा कि हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग चर्चा क्लास के बाद हम लोग को निकलने नहीं देते, तो कैसे करेंगे। और ऐसे ऐसे मोमेंट में जाते हो तो आप लोग को दिन भर नहीं लगती, लड़की हो चाहे लड़का को। बाकी सबका ऐसा नहीं रहता, सबका अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर है, सबका अलग अलग, हाँ सबका अलग है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग को जब क्लास छूटती है तो आप लोग के पास मैं बोल दे रहता हूँ 7.5 मिनट है। डोंट वरी, आप लोग आ सकते हो, जा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ आ गया और फिर उठ के चले गए तो अब वो वहां से और नहीं आ सकते, वहीं रह रहो। ठीक है, तो खैर यही बात था। प्रॉब्लम जितनी भी होती है आप लोग शेयर किया करिए, जो प्रॉब्लम है उसका समाधान किया जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ाया नहीं जाएगा। आपके दिमाग यहाँ पर टेंशन लेके नहीं जाना है, नॉर्मल रहो, एकदम मस्त बिंदास, एकदम बिंदास रहो। यहां से टेंशन लेकर गए, ये संस्था है, ये कोचिंग है, ये ज्ञान के देवता है, ये हमारे लिए मंदिर है, समझ रहे हो। तो यहां से ज्ञान लेकर जाना है, ज्ञान लेकर के जाकर टेंशन लेकर नहीं जाना है।
यहाँ समाधान किया जाता है, समाधान करके तो प्रॉब्लम करके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया जाता। तो यहां से ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता, तो वही है, वो बोल नहीं पाया है, बोला ही नहीं है वो इंसान, तो कैसे में नहीं उसका प्रॉब्लम होगा। जैसे का पुत्र में कैसे बोलती, वो सही परफेक्ट बोलिए, लेकिन सबके लिए बोलिए, लेकिन कोई दूसरा सर होता ना, तुम्हें क्या मतलब हो सबसे, तुमको सब पता है, फिर बेचारी गलत ठहर जाती। लेकिन वो सबको पता है, जिसको समझ, बोलते कोई नहीं है, नहीं लिख पाए हैं। हाँ, तो सही बात बोल रही है, तो सब, लेकिन वो इसीलिए पूछता हूं मैं उसको, आप लिखे हो? हाँ नहीं लिखे हो, तो रुका हूं, एक के लिए रुका हूं ना भाई, उसी एक की वजह से सब लोग भी लिख रहे हैं। हाँ, तो फिर वो लिख के सकते साइंस से भगा देता हूं, ताकि आप लोग का एनालिसिस हो कि आप लोग नहीं बोले हो। तो बहुत सारी बातें हैं, बस नॉर्मल रहो, मस्त रहो, एकदम बिंदास रहो, पढ़ाई लिखाई को फैशन की तरह करो, आओ जाओ, पढ़ाई को एकदम अपने अंतरात्मा से करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजा आना चाहिए पढ़ाई लिखाई में। पढ़ाई लिखाई कोई टेंशन की बात नहीं है जी, पढ़ाई लिखाई का मजा है, मौज मस्ती, जो किताबें हमें सिखाती है, किताबें करती है बातें, पढ़े होगे कभी? हाँ, बहुत बातें करती है, और किताबें से जितना अनुभव मिलती है ना, उतना अनुभव कहीं से नहीं मिलता। दुनिया की सारी बातें किताब में लिखा है, दुनिया की सारी बातें, है ना। बाकी तो एक्सपीरियंस के लिए आप लोग के लाइफ काफी है, एक से एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अच्छा से रहो, मस्त रहो, टेंशन लेके जिंदगी मत जियो, टेंशन जाए पेंशन लेने, डोंट फियर, आई एम हियर। चलो नेक्स्ट, तो हम लोग का कितने प्रकार, 3 प्रकार के, तो लिखो। भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र उत्पत्ति, भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र, भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र उत्पत्ति एवं वायुमंडल के आधार पर, ओरिजिन एंड क्लाइमेट के आधार पर, उत्पत्ति एवं वायुमंडल के आधार पर, के आधार पर 3 प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, 3 श्रेणी में बांट सकते हैं, 3 श्रेणियों में, 3 सीरीजों में बांट सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा आप लोग का थार रेगिस्तान, किसी को भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, थार रेगिस्तान या लद्दाख को भी। दूसरा लद्दाख रेगिस्तान या लद्दाख मरुस्थल। तीसरा कच्छकरण, अन्य नाम इनका लिखो, ब्रैकेट करके लिख लो। इसको गर्म और शुष्क कहा जाता है, जो राजस्थान क्षेत्र में है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, कोल्ड डेजर्ट। कच्छकरण को हम लोग कहते हैं अर्ध शुष्क। ठीक है, नमक क्षेत्र, खारा, ये 3 प्रकार से। हो गए ना। नेक्स्ट, थार का रेगिस्तान देखो, हेडिंग डालो, नहीं हो पाया तो याद कर ले ना का, थार और थारे और लद्दाख और कच्छकरण है के, वो सब 3-4 का बोले, हाँ याद करवा के, मतलब कुछ भी कुछ देख के लिखना है, माइंड में ये मत सोचो कि देख के लिखना है। नहीं हुआ है, लो लिखा, मैं बैठ जाते को 1 घंटा। हो गया, चलो नेक्स्ट लिखना, पहला हेडिंग देना थार का मरुस्थल
या थार की रेगिस्तान, थार का मरुस्थल। लोकेशन दे देना मैप में। थार का मरुस्थल। अब लिखते चलना। इसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं, महान भारतीय मरुस्थलीय, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, यह भारत के कौन से दिशा में है जी? उत्तर पश्चिम बोलना, ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। आप लोग को वन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। एक पॉइंट जोड़ना, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय। हाँ, उष्णकटिबंधीय और साथ में उपोष्ण। ये उपोष्ण क्या है, उष्ण क्या है बताऊंगा। मरुस्थली जोड़ना, ठीक है, मरुस्थली लगाना जरूरी है। उष्णकटिबंधीय जो हमारे कर्क रेखा से गुजरती है, और कर्क रेखा के ऊपर में से जो गुजरती है 65, वो उपोष्ण है। ठीक है, वो जब वायुमंडल पढ़ाऊंगा तो स्पेशल करूंगा, डोंट वरी। उष्णकटिबंधीय क्योंकि हमारे कर्क रेखा से गुजरती है, सबको पता है ना, कर्क रेखा से गुजरती है। हाँ, दोनों के नाम से जाना था, अधिकतर यही लगाते हैं आंसर, ठीक, लेकिन दोनों है, उपोष्ण के भी अंतर्गत में आ जाता है। तो उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थली कहलाता है हमारे थार का मरुस्थल। ठीक है, याद रखना। चलो, अब देखो, ये थार शब्द दिया है, थार, ठीक है। थार का अर्थ पूछा जाता है, थार का मतलब मत समझना गाड़ी करके, ठीक है जी। थार शब्द थल से लिया गया है, थार शब्द थल से लिया गया है। थल मतलब आप लोग जानते हो सब, जमीन, जल, थल, वायु, है ना। थार शब्द थल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रेत के लकीरें, रेत की लकीरें। ठीक, कभी भी थार का अर्थ पूछ दिया जाएगा तो रेत की लकीरें, रेत की लकीरें। अब इधर पॉइंट टू पॉइंट आप लोग को समझना है, याद हो जाएगा। अब इतना सबका क्लियर है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, ठीक है। चलो सर, कुर्सी को प्रॉब्लम है, दादा। किसको किसको? नॉर्दर्न स्फीयर वाला क्षेत्र, नॉर्दर्न स्फीयर एरिया, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र। चलो ठीक है, जैसे कि ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक आप कैंसर जानते हो, तो जैसे कि उष्ण कटिबंधी को आप बोल सकते हो ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल डेजर्ट, ट्रॉपिकल, जो कि हमारे नॉर्दर्न स्फीयर उत्तरी ध्रुव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसको बोल सकते हो, उपोष्ण को बोल सकते हो आप लोग सैंड रिड्स, सैंड रिड्स एरिया, ये, ठीक। हाँ, सैंड रिड्स, सैंड मतलब रेत, रेत। चलो, ये हो गया। अब हेडिंग देना, हेडिंग नहीं मत देना, मतलब वही है, भौगोलिक विस्तार एवं क्षेत्रफल। थार के मरुस्थल का भौगोलिक विस्तार एवं क्षेत्रफल, थार के मरुस्थल का भौगोलिक, भौगोलिक विस्तार एवं क्षेत्रफल, विस्तार एवं क्षेत्रफल। ठीक है जी। जियोग्राफिकल एक्सपेंशन एंड एरिया,
भौगोलिक विस्तार एवं क्षेत्रफल, तो आप लोग अब लिखना इसका कुल क्षेत्रफल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल जी 2 लाख वर्ग किलोमीटर, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर। थार के मरुस्थल जो है 2 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रखना। इसका विभाजन, बहुत सर्दी खांसी आ रही, मौसम को देख करके तबीयत को ध्यान में रखा करो भाई। चलो, राष्ट्रीय विभाजन, जो इसका विभाजन हुआ है, भारत में कितना प्रतिशत बोला जाए तो लगभग 80 से 85%, ठीक है, भारत में, जिसको आप लोग 85% से ज्यादा लिख सकते हो, 80 से 85 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भारत में 85%, तो पाकिस्तान में है ना 20 से 15%, 15 से 20, तो आप लोग 25 लिखे तो इसको 15 करना पड़ेगा, ठीक है। और पाकिस्तान में जो पाया जाता है उसको क्या नाम से जाना जाता है? चेलिस्तान या चोलिस्तान, ठीक है। हम लोग तो थार का मरुस्थल कहते हैं भारत का, ठीक है, यहां का नाम है चोलिस्तान या चेलिस्तान, चोलिस्तान लिख लो। भारत में चोलिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं, भारत में थार का मरुस्थल कहते हैं। लिख लिए ना? देखो भारत में अब इसका विस्तार, ये तो हमारे देश में हो गया, भारत में इसका विस्तार देखो। जानते हो आप लोग मुख्य भाग कहां है जी? ठीक है, मुख्य भाग राजस्थान, मुख्य भाग राजस्थान लिखना वैसी, मुख्य भाग राजस्थान। कितना प्रतिशत? 60% ना, उसमें से 60, 85 जो बोला पूरा उसमें का 60%, और ज्यादा से ज्यादा हमारे भारत का ही बोला जाएगा तो केवल भारत में तो 80%। गुजरात का कच्छ उत्तरी भाग, गुजरात में कच्छ का उत्तरी भाग, पंजाब के दक्षिणी भाग, और हरियाणा यहाँ हमारा, तो हरियाणा के लिए यह दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, हरियाणा के लिए दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक। हाँ, क्लियर हो गया। अब नदी के बारे में देखेंगे। हाँ जी, हाँ, ये कच्छकरण है ना हमारे, कच्छकरण, तो कच्छकरण के उत्तर में, जैसे कि देखो ये कच्छकरण है और ये हमारा थार का मरुस्थल, तो इसके लिए दक्षिण दिशा है, इसके लिए दक्षिण दिशा है, और इसके लिए कौन सा दिशा है? तो ये इसी को लिखा, ठीक है, कच्छ का उत्तरी भाग। चलो नदी के लिए देख लो, नदी लिखना सीमा, इसके उत्तर पश्चिम में, ये हमारा उत्तर हो गया, और पश्चिम में सिंधु नदी और सतलज नदी, ठीक है। तो लिखना आप लोग, सिंधु के सहायक नदी कौन सी है? तो पहले सिंधु तो है ही, हमें पता है कि पहले सतलज, उसके नीचे में हमारा सतलज, ठीक है, सतलज, सतलज के उसके बाद इसके पूर्व में कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत, दक्षिण में कौन सा जी? कच्छकरण ही वही तो लिखोगे, है ना। गुजरात के लिए उत्तर दिशा है और इसके लिए
दक्षिण, कच्छकरण इसके लिए दक्षिण है, ठीक है। और मेन मुख्य नदी पश्चिम में इसके लिए कौन सी नदी? सिंधु नदी। ये बस इतना इसका विस्तार। ठीक है, चलो नेक्स्ट करूं? नहीं करना। हाँ, कोई उत्तर में क्या? एकदम सटीक है, आप लोग का लगा हुआ है सतलज, और पूरा जिससे ज्यादा घिरा हुआ है तो हमारे ऊपर में सिंधु नदी, क्योंकि सिंधु की ही सहायक नदी हमारा सतलज नदी। समझ आ रहा है? ठीक। तुम लोग ठगोगे ना मेरे को, तुम ही लोग जानना, पूछ लेना। घेच लरक गेगा मुराद। हाँ, तुम उनके दुख में। चलो आगे बढ़े। ठीक, अब देखो कैसा जलवायु है वहां का। हाँ, तो लिखना शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों है, मतलब उष्णकटिबंधीय भी है और आप लोग का उपोष्ण भी है, ठीक है। शुष्क का मतलब सूखा भी है, एरिड, और अर्ध शुष्क भी है वहां का जलवायु। अर्ध शुष्क बोले तो सेमी एरिड। वार्षिक वर्षा कैसा होता है वहां का करके पूछा जाएगा तो याद रखना 25 सेंटीमीटर, बहुत कम। 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच। तापमान कितना याद रखना है भाई? 45 से 50 डिग्री। ग्रीष्म के समय अधिक गर्म हवा चलता है, गर्म हवा चलती है, जिसको प्यार से आप लोग क्या कहते हो? क्या कहते हो जी? लू कहते हो, ठीक है। वो यहीं से ज्यादा बहता है। नदी में लूनी नदी, ठीक है, बीचों बीच बहती है लूनी नदी, तो याद रखना लूनी नदी। और कौन से पर्वत बोला जाएगा तो? अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, ठीक है। और कौन से क्षेत्र है? अजमेर क्षेत्र। ये हाँ, अगर जिला पूछ देगा ना तो अजमेर जिला अधिकतर पड़ता है। और कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। और कौन सी नदी? तो लूनी नदी। सब अलग अलग समझ जाओगे, नदी लूनी। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। दोनों को कल खत्म करेंगे।